हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लासेस दैट इज विद्या अर्जन। और आज की जो वीडियो है ये एक प्रैक्टिस सेट्स है जिसका टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चन को देखिए, उनका आंसर दीजिए और अपनी स्कोरिंग कीजिए। खुद को चेक कीजिए कि आप कितने प्रिपेयर हैं पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। और हमारे इस चैनल पे आपको सारी जो टॉपिक है उसके प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिससे आप खुद को एक बार चेक कर सकते हो। ये जो प्रैक्टिस सेट्स है ये एक प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल की ओर। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इरेगुलर टू रेगुलर, अनियमित से नियमित की ओर। तो आंसर इज बी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डेवलपमेंट होता है सरल से जटिल की ओर। थोड़ा सा हम इसके की डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट हमेशा हेड से फीट की तरफ होता है, सिर से पैरों की तरफ। इसके अलावा सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि केंद्र से परिधि की तरफ। प्रॉक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर। सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ये क्या है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लाइफ टाइम चलता रहता है। या आप ये कह सकते हैं कि कंसेप्शन से लेकर जब तक इंसान की लाइफ चलती रहती है डेवलपमेंट चलता ही रहता है। ठीक है, तो विकास हमेशा सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पहले चलना सीखता है और उसके बाद वो दौड़ना सीखता है। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 2 years इज कॉल्ड। जन्म से 2 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आंसर आपको समझ में ही आ गया होगा, ये तो बहुत इजी सा है क्योंकि जन्म से 2 साल तक के बोल रहे हैं। तो आंसर इज बी, सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए आपको पता है ये चारों जो स्टेज दे रखी हैं ये जीन पियाजे की स्टेजेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जीन पियाजे ने कहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो 0 से 2 साल तक होती है और इसको हम फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बौद्धिक विकास, यानी कि बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, बच्चे की तर्क करने की क्षमता, ये सब जो आती है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। तो चाइल्ड लर्न थ्रू सेंस एंड मोटर एक्शन। उन्होंने कहा है कि बच्चा खुद से सीखता है और खुद से कैसे सीखता है? सेंस ऑर्गन से, देख कर, टच करके ऐसे सीखता है, मोटर एक्शन से चीजों को पकड़ के। उन्होंने कहा है कि चाइल्ड की परफॉर्मेंस होता है, चाइल्ड के अंदर की परफॉर्मेंस। प्रेमिनेंस क्या होता है? की प्रेमिनेंस का मतलब होता है कि अगर बच्चे के सामने से कोई चीज, आपने बच्चे को लाइक टेडी दे दिया और उसके बाद उसको छुपा दिया, तो बच्चों को ये पता है कि अगर वो मेरे सामने नहीं है तब भी वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी को हम ऑब्जेक्ट प्रेमिनेंस बोलते हैं। तो चाइल्ड अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन नॉट विजिबल। जब नहीं दिख रहा है तब भी जो ऑब्जेक्ट है वो है। लेकिन ये डेवलप कब होता है? ये होता है 8 से 12 मंथ में। 8 से 12 मंथ के बच्चों को देखो, अगर आप कोई चीज दे दो और छुपा दो तो बच्चों को पता होता है कि वो है और वो उसकी डिमांड करने लग जाता है। चाइल्ड कैसे एक्सप्लोर करता है वर्ड को? बाय सकिंग, ग्रेस्पिंग एंड लुकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फेंसी पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज फ्रॉम। इन्फेंसी पीरियड यानी कि शैशवावस्था की अवधि मानव विकास में कौन सी होती है? 0 से 2 साल तक, 2 से 6 साल तक, 6 से 12 साल तक या 12 से 18 साल तक। द आंसर इज ए, 0 से 2 साल तक। हु सेड चाइल्डहुड इज द पैराडाइज ऑफ लाइफ। बाल्यावस्था जीवन का स्वर्ग है, ये किसने कहा है? प्याजे ने कहा है, रूसो ने बताया है, फ्राइड ने बताया है या मिस्टर एरिक्सन? द आंसर इज बी, रूसो। रूसो ने कहा है कि बाल्यावस्था ही जीवन का स्वर्ग है। इसके अलावा हम कुछ टैगलाइन देखेंगे जो कि बोली हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट ने। जैसे कि फ्राइड ने बोला है, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। बच्चा मनुष्य का पिता है। रूसो ने क्या कहा है? चाइल्ड इज बॉर्न गुड। चाइल्ड तो अच्छा पैदा होता है लेकिन सोसाइटी उसे खराब कर देती है। स्टेनली हॉल ने बोला है कि एडolescence इज द स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। एडolescence की जो सिचुएशन होती है, एडolescence की जो स्टेज है वो कैसी है? स्टॉर्म एंड स्ट्रेस वाली है। जबकि स्टिल्सोई ने बोला है कि एजुकेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम होम। एजुकेशन कहाँ वो स्टार्ट होती है? घर से स्टार्ट होती है।
ठीक है? तो रूसो ने कहा है बाल्यावस्था जीवन का स्वर्ग है। रूसो कौन थे? ये एक प्रकृतिवाद के समर्थक थे और उनके अनुसार बच्चा जन्म से अच्छा होता है लेकिन समाज उसे बिगाड़ देता है। इसे याद रखिएगा, ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किशोरावस्था सामान्य किस उम्र से किस उम्र के बीच होता है? 2 से 6 से 12 साल, 10 से 18 साल, 12 से 19 साल या 12 से 19 साल? ये एक क्वेश्चन, इसके ऑप्शन रिपीट हो गए हैं। द आंसर इज सी, 12 से 19 साल। या आंसर आप ये दोनों ही सी है। ठीक है, 12 से 19 साल के बच्चों को हम किशोरावस्था की उम्र कहते हैं। ग्रोथ इज वाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव है जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव है, या फिर ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, ग्रोथ मेंटल है जबकि डेवलपमेंट फिजिकल है, या ग्रोथ लिमिटेड है और डेवलपमेंट अनलिमिटेड है? आंसर इज बी, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है while डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। अब ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये है क्या? ठीक है, तो देखिए, ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब जिसकी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं मींस क्वांटिटेटिव है। जैसे कि हाइट, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, साइज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड टू सर्टेन एज, ग्रोथ एक सर्टेन एज पर आकर रुक जाती है। जैसे कि स्टॉप एट द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पर आकर क्या होता है? एक हाइट रुक जाती है, वेट रुक जाता है, साइज रुक जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव है क्योंकि उसको काउंट किया जा सकता है, प्लस वो एक सर्टेन एज तक रुक जाती है। इसके अलावा मेजरेबल है विद द इंस्ट्रूमेंट, इसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट पे। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। देखिए, हम मेंटल एबिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, इमोशनल को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, सोशल चेंजेस को मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी कंसेप्शन से लेकर जब तक बच्चा रहता है, जब तक वो बड़ा होता है, उसकी लाइफ चलती रहती है, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे कि आप ये वीडियो देखोगे तो हो सकता है आपके डेवलपमेंट के बहुत सारी चीजें जो इस टॉपिक की वो क्लियर ना हुई हो, इस वीडियो को देख के वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता चलाता है, उसकी ग्रोथ भी होती चली जाती है। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू प्याजे हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर देयर? प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? संज्ञानात्मक विकास यानी कि बौद्धिक विकास, सोचने समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं? इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आंसर इज सी, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन सी होती है? फर्स्ट है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 ईयर, जिसमें कि ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस होता है। मैंने आपको बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें बच्चे के जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके सामने ना भी हो तब भी बच्चे को पता है कि वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 7 ईयर, इकोसेंट्रिज्म, इसमें बच्चे को ये लगता है वो अपने बारे में सोचता है और उसको ये लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं। ठीक है, उसकी सोच अपने लिए ज्यादा होती है। एनिमिज्म मीन्स उसको ऐसा लगता है कि जो निर्जीव चीजें हैं, जो नॉन लिविंग चीजें हैं, वो भी लिविंग है। जैसे कि उसे लगता है कि रात हो गई है तो सूरज सोने चला गया है, जो चांद है ये मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, ये होती है कंजर्वेशन एंड द रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अगर बच्चे को आगे पीछे करके उसी डिजिट को दे दो, लाइक अगर आप 2+3 दे दो तो बच्चा कह देगा कि हाँ 2+3 5 होता है, लेकिन 5-3 दे दो तो क्या होगा, उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी होती है, वो उस चीज को कर लेता है। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, विच एज इज नोन एज गैंग एज, गिरोह की अवस्था किसे कहा जाता है? इन्फेंसी को, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड या एडolescence? तो द आंसर इज सी, लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड को हम गिरोह की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और वो ग्रुप में खेलना करना ये सारे काम करते हैं। द टर्म इज टेबुलर रासा मीन्स अ चाइल्ड इज born एज। टेबुलर रासा का मतलब क्या है? बच्चा जन्म से क्या होता है? बच्चा जन्म से जीनियस होता है,
ब्लैंक स्लेट होता है, इमोशनली वीक होता है या फिर एक सोशल बीइंग होता है। तो इन्होंने बताया है कि किसने? कि बच्चा जन्म से एक ब्लैंक स्टेट होता है। टैबुलर रासा का मतलब होता है कि बच्चा जन्म से एक ब्लैंक स्टेट है। तो ये बताया है जॉन लॉक ने, इन्होंने ये जो वर्ड है टैबुलर रासा दिया है और उन्होंने बताया है कि चाइल्ड बोर्न एज अ ब्लैंक स्टेट, ठीक है? जो बच्चा है एक ब्लैंक स्लेट की तरह पैदा होता है। ऑल नॉलेज कम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एंड द एनवायरनमेंट, जितनी भी उसको नॉलेज होती है या तो वो एक्सपीरियंस से आती है और वो एनवायरनमेंट से आती है। मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स फॉलो विच सीक्वेंस, बच्चों में गामक विकास किस क्रम में होता है? फीट टू हेड होता है, हेड टू फीट होता है, पेरीफेरी टू सेंटर होता है या फिर रैंडम ऑर्डर में होता है? इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द आंसर इज बी, हेड टू फीट। बच्चे का जो मोटर स्किल होता है वो हेड टू फीट होता है, ठीक है? विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन प्याजे प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्याजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष होती है, इसमें कौन सी विशेषता नहीं होती? सिंबॉलिक थिंकिंग, इकोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन या फिर एनिमिज्म? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको इसका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। आंसर इज सी, कंजर्वेशन। अब हम इनके कुछ पॉइंट्स जो की पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको ये की पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे कि पहला है सिंबॉलिक एंड प्रिटेंड प्ले, यूजिंग वन ऑब्जेक्ट टू प्रेजेंट अनदर, यानी कि एक बच्चा क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि प्रिटेंड प्ले, वो प्रिटेंड प्ले करता है। इकोसेंट्रिज्म, कैन नॉट टेक अनदर पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो वो क्या करता है, कोई दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं लेता, वो अपने ही पर्सपेक्टिव को देखता है, जो उसका पर्सपेक्टिव है उसको लगता है कि वही पर्सपेक्टिव बिल्कुल सही है, ठीक है? एनिमिज्म, ट्रीटिंग इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट एज अ लिविंग, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है, जो निर्जीव चीजें हैं, उनको वो क्या करता है, वो लिविंग थिंग समझता है। जैसे कि सन इज स्लीपिंग, सन अभी सो रहा है, ठीक है? सेंट्रेशन, फोकस ओनली वन एस्पेक्ट, केवल उसी एस्पेक्ट को वो ध्यान देता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है या जो उसको काम करना है। इरिजिबिलिटी, इसका मतलब कैन नॉट मेंटली रिजर्व रिवर्स ऑपरेशन, वो क्या करता है, मेंटली रिवर्स ऑपरेशन नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 2+3 को वो 5 कर लेता है, लेकिन अगर 5 - 3 कर दो तो क्या होगा, वो उसको रिवर्स ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इसी को हम इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्टिव रीजनिंग, स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक लॉ, केवल स्पेसिफिक लॉजिक पे ही बच्चा ध्यान देता है। नेक्स्ट इज इरिक्सन, फर्स्ट स्टेज साइकोसोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था को कौन सा संघर्ष होता है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन? द आंसर इज बी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। देखिए, अब थोड़ी सी इनकी स्टेजेस देख लेते हैं। एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस, एरिक्सन ने अपनी 8 साइकोसोशल स्टेजेस दी हैं, जैसे कि फर्स्ट है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, थर्ड स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ स्टेज है इंट्रस्टी वर्सेस इंफीरियोरिटी, फिफ्थ स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सिक्स स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सेवन स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और एट स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर। इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल आपको पढ़नी है एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस की, तो इसकी एक और वीडियो है, उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं, डिटेल आपको पूरी पता चल जाएगी। A child of 5 years think the sun goes to sleep at night. This is an example of, 5 वर्ष का बच्चा ये सोचता है कि सूरज रात को सो रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? कंजर्वेशन का है, एनिमिज्म का है, रिवर्सिबिलिटी का है या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का है? इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो द आंसर इज बी, एनिमिज्म। इसमें बच्चे को लगता है जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो सब सजीव हैं, ठीक है, वो सब वर्क कर रही हैं, जैसे कि बच्चे को लगता है सूरज रात को सोने गया है।
अकॉर्डिंग टू फ्राइड विच स्टेज इन्वॉल्व इन द ओडिपस या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फ्राइड के अनुसार ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में होता है? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फिलिक स्टेज या लेटेंसी स्टेज? द आंसर इज सी, फिलिक स्टेज। स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, देखिए इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ चुके हैं अभी। किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ए, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, बी, स्ट्रोम एंड स्ट्रेस, सी, गैंग फॉर्मेशन या फिर डी, लैंग्वेज डेवलपमेंट। द आंसर इज बी, स्ट्रोम एंड स्ट्रेस। उन्होंने कहा है किशोरावस्था की जो स्टेज होती है, एडोलसेंस की जो स्टेजेस है, वो स्ट्रोम और स्ट्रेस की स्टेजेस है। अब ये क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जी स्टेनली, उनको कहा जाता है फादर ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी। उनको फादर ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने बताया ही डिस्क्राइब एडोलसेंस एज द स्ट्रोम एंड स्ट्रेस। उन्होंने कहा है कि ये जो किशोरावस्था की उम्र होती है, ये स्ट्रोम और स्ट्रेस की अवस्था होती है। और ये क्यों होती है? वाई स्ट्रोम एंड स्ट्रेस? क्योंकि इसमें रैपिड हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब जो कि एरिक्सन की फिफ्थ स्टेज भी है, उसमें ये बच्चा ये देखता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बीच। ठीक है। पीर प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर। सोशल कंपैरिजन होता है, सोसाइटी में लोगों ने क्या किया और मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो बहुत सारी ये सारी चीजें चलती हैं किशोरावस्था में, बच्चों की जब एडोलसेंस स्टेज आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो है ये स्टेजेस स्ट्रोम और स्ट्रेस की स्टेजेस है। तो स्टैनली हॉल ने को किशोर मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा है, जिसको स्ट्रोम एंड स्ट्रेस कहा जाता है। इस अवस्था में भावनात्मक अस्थिरता, पहचान संकट, स्वतंत्रता की चाहत सर्वाधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच स्टेज डज द चाइल्ड डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस। देखिए ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है इसका आंसर भी आप बहुत अच्छे से बता देंगे। बच्चे में वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये चारों ही जो स्टेजेस हैं ये प्याजे की स्टेजेस हैं, ध्यान रखिएगा ये चारों प्याजे की स्टेजेस हैं। तो बताइए किसमें होता है ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस? आंसर इज बी, सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा छोटा होता है। कोहलबर्ग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ द मोरल डेवलपमेंट इंक्लूड। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की उत्तर परंपरागत स्तर में क्या शामिल है? ओबिडेंस टू अवॉइड पनिशमेंट, फॉलोइंग सोशल रूल्स टू प्लीज अदर्स, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल या फिर फॉलोइंग लॉ एंड ऑर्डर। दंड से बचने के लिए आज्ञाकारिता, दूसरों को खुश करने के लिए नियम पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या कानून और व्यवस्था का पालन। बात पूछी है इन्होंने, क्वेश्चन करा है पोस्ट कन्वेंशनल। द आंसर इज सी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो प्री कॉन्वेंशनल स्टेज है, इसमें बच्चा छोटा होता है तब ये स्टेजेस आती हैं। पहली है पनिशमेंट ओबिडेंस ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चा पनिशमेंट से डरने के लिए ओबिडेंस होता है। यानी कि अगर जैसे कि ऐसे समझ लीजिए क्लास में कोई बच्चा है, वो रूल्स और रेगुलेशन को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि उसे फिर टीचर से पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो सारे रूल्स फॉलो करता है। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यानी कि वो खुद के लिए, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सारे रूल फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि उसको खुद को वो देखना है। गुड बॉय गुड गर्ल, प्लीज अदर, दूसरों की निगाहों में बच्चों को खुद को अच्छा साबित करने के लिए, ये एडल्ट और एडल्ट की स्टेजेस है। दूसरों की निगाहों में अच्छा साबित करने के लिए गुड बॉय और गुड गर्ल की रोल प्ले करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, वो लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं ताकि उनको कोई पनिशमेंट ना मिले या सोसाइटी से उनको किसी भी तरीके की गिल्ट फील ना हो। पोस्ट कन्वेंशनल जो कि रेयर होता है, मेच्योरिटी के वक्त आता है, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोसाइटी के लिए वो बहुत करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, जो कि कुछ ही लोगों में होता है जो खुद के एथिक पर ही चलना पसंद करते हैं, जैसे कि गांधी जी थे, ठीक है, नेल्सन मंडेला थे। तो ये होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। नेक्स्ट, स्कीमा की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी?
तो दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, पियाजे या एरिक्सन? द आंसर इज सी, पियाजे। देखिए, इन्होंने पियाजे ने 4 कांसेप्ट दिए हैं अपने, ठीक है? पहली कांसेप्ट क्या है इनका? पहला है स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक मेंटल फ्रेमवर्क है, ठीक है? अब हम इसको कैसे समझेंगे मेंटल फ्रेमवर्क? यानी कि आपका एक पूरा माइंड है, ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है। इसमें बहुत सारी ड्रॉयर्स है, ठीक है? फॉर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अब इसमें आप कोई भी चीज़ बच्चा पहली बार देखता है, तो वो नॉलेज उसको जो मिलती है, वो नॉलेज उस जगह पर, उस जो मेंटल फ्रेमवर्क है, उसमें डाल देता है। और जो डाल देता है, तो उस नॉलेज को, उस ड्रॉयर को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि बच्चे ने पहली बार क्या देखा? डॉग देखा। उसने कहा 4 लेग है, बाग करता है, फर है। अब वो क्या है? वो डॉग है, ठीक है? अब आते हैं एसिमिलेशन पे। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। इसमें क्या करता है बच्चा? जो अब नई नॉलेज ली, अब उसने नया कुछ देखा, अगर वो पुराने से मैच होता है, तो वो उसी स्कीमा में उसको डालना शुरू कर देता है। जैसे कि अब उसने क्या देखा? उसने अब एक काऊ को देखा ले और उसको क्या बोला कि ये भी डॉग है। क्यों? क्योंकि भाई इसके भी 4 पैर हैं। पुराने स्कीमा में क्या था? उसके भी 4 पैर थे, ठीक है? अब उसने क्या कहा कि भाई इसके भी 4 पैर हैं, तो अब एसिमिलेशन में बच्चा पुरानी नॉलेज को, पुरानी इंफॉर्मेशन को, सॉरी, नई इंफॉर्मेशन को पुराने स्कीमा में डालने की कोशिश करता है, ठीक है? या डाल देता है। अकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफाइंग स्कीमा। अब यहाँ पे अकोमोडेशन में वो स्कीमा को मॉडिफाई कर देता है न्यू इन्फॉर्मेशन में। वो कहता है कि नहीं भाई, ये जो काऊ है वो अलग है और जो डॉग है वो अलग है, ठीक है? तो आफ्टर करेक्शन, करेक्शन हो जाता है अकोमोडेशन में। उसमें चाइल्ड क्रिएट ए न्यू काउ स्कीमा। अब एक नया स्कीमा बन जाता है, यानी कि जो माइंड का फ्रेमवर्क है उसमें एक और नॉलेज आ जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे? काउ। यानी कि ये काउ है और ये क्या है? ये डॉग है। इक्विलिब्रेशन, संतुलन, बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अब जो एसिमिलेशन था, यानी कि जो नया स्कीमा वो पुराने में डाल रहा था, और एकोमोडेशन यानी कि इसको समझ में आ गया कि नहीं ये अलग है और ये अलग है, इसका जो बैलेंस है वो हमारे इक्विलिब्रेशन में आता है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत बनते हैं एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से, और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एसिमिलेशन क्या है? कि जब कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है और बच्चा उस नई इंफॉर्मेशन को पुराने स्कीमा में डालने की कोशिश करता है, पुराने स्कीमा में यूज करता है, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन एकोमोडेशन में क्या होता है? जब बच्चा कोई नई इंफॉर्मेशन मिलता है और वो अपना स्कीमा मॉडिफाई कर लेता है, वो अपनी एक नए इंफॉर्मेशन ले लेता है, तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकास की विशेषता होती है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलप इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। नो, उनका कोई डेवलपमेंट ही नहीं होता लैंग्वेज का। एक्सप्लोसिव वोकैबुलरी ग्रोथ, शब्द भंडार में विस्फोटक वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा होती है। ओनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, केवल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज, अमूर्त भाषा का बच्चा प्रयोग करता है। तो आंसर इज बी, एक्सप्लोसिव वोकैबुलरी ग्रोथ, ठीक है? देखिए, प्याजे ने बताया है ईगो सेंट्रिक स्पीच, जिसमें बच्चा खुद से बात करता है। देखिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या है? तो ईगो सेंट्रिक स्पीच जिसमें बच्चा खुद से ही बात करता रहता है, कोई सुनता नहीं है, कोई लिसनर नहीं होता। जब वो काम करता रहता है, जैसे कोई पजल सॉल्व करता है और वो खुद से कहता नहीं इसको मुझे यहाँ लेना चाहिए, ये यहाँ आएगा, तो ये होता है टॉकिंग टू सेल्फ। इसको हम इसको जो पियाजे हैं उन्होंने नाम दिया है ईगो सेंट्रिक स्पीच। जबकि वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, बिकम इनर स्पीच, और इनर स्पीच भी बोलते हैं, जिसको उन्होंने इनर वॉइस भी कहा है। चोम्स्की बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, की माइंड में एक LAD डिवाइस होता है और वो सब सुनता है, करता है, ठीक है? तो चोम्स्की ने इसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है, जिसको इनेट एबिलिटी भी बोलते हैं। वाइगोस्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि ZPD क्या है? वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD रिफर टू, क्या करता है? रिफर। व्हाट चाइल्ड कैन डू अलोन, बच्चा अकेले क्या कर सकता है? व्हाट चाइल्ड कैन नॉट डू इवन विद हेल्प, बच्चा हेल्प से भी क्या नहीं कर सकता है? गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस, वास्तविक और संभावित विकास के बीच का अंतर है। या चाइल्ड की मेंटल एज है, बच्चे की मानसिक आयु है। द आंसर इज सी, gap between the actual and the potential development with the guidance।
वास्तविक और संभावित विकास के बीच के अंतर को ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल क्या होता है। व्हाट चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली, बच्चा खुद से क्या कर पा रहा है। पोटेंशियल डेवलपमेंट, व्हाट चाइल्ड कैन डू विद MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन, मोर नॉलेजेबल पर्सन यानी किसी बड़े की हेल्प से बच्चा क्या कर पा रहा है। तो इसी गैप को हम बोलते हैं ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चा जब खुद से क्या कर सकता है इंडिपेंडेंटली और वो दूसरे की हेल्प से क्या कर सकता है, इसको हम ZPD बोलते हैं। प्ले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच स्टेज, खेल किस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड या अडल्सेंस। द आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब थोड़ा सा हम खेलों के बारे में देख लेते हैं, जो कि पार्टन्स ने क्लासिफिकेशन दिया है। उन्होंने सबसे पहले बताया सॉलिटरी प्ले, एकांकी प्ले, बच्चा अकेला खेलता है। इन्फेंसी, जब बच्चा छोटा होता है, आप उसके हाथ में कोई खिलौना दे दो, वो अकेले खेलता रहेगा, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। पैरेलल प्ले का मतलब होता है बिसाइड्स अदर बट नॉट विद देम, यानी कि कुछ लोग इधर खेल रहे हैं या कुछ लोग हैं उनके बराबर वो खेलता रहेगा, लेकिन उनके साथ नहीं खेलेगा, ठीक है। ये होती है 2 से 3 इयर्स की अवस्था। एसोसिएटिव प्ले, इंटरैक्टिंग, नो ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई दूसरा खेल रहा है, बच्चा दूर से सिर्फ उसे देखता रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्ले। इसके अलावा कॉर्पोरेटिव प्ले यानी कि ऑर्गेनाइज रोल्स एंड असाइन, यानी कि 4 से प्लस का बच्चा, जिसमें बच्चा ऑर्गेनाइज हो जाता है, दूसरों के साथ खेलने लगता है। विच डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट इन द फर्स्ट 2 इयर्स, सबसे ज्यादा फर्स्ट 2 इयर्स में कौन सा डेवलपमेंट सबसे तेज होता है। सोशल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल एंड ब्रेन डेवलपमेंट होता है या करियर डेवलपमेंट होता है। द आंसर इज सी, फिजिकल एंड ब्रेन डेवलपमेंट। द एबिलिटी टू मेंटल रिवर्स ऑपरेशंस इज कॉल्ड, वह क्षमता जिसमें बच्चा मानसिक रूप से क्रिया को उलट सकता है, उसे क्या कहते हैं। इकोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी या फिर एनिमिज्म। द आंसर इज सी, रिवर्सिबिलिटी। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं गार्डनर्स के बहु सिद्धांत के पास। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि है, उन्होंने कितने प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंक्लूड हाउ मेनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, 5, 7, 8 या 9। द करेक्ट आंसर इज 8। गार्डनर ने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। देखिए ये 8 टाइप की इंटेलिजेंस है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक, जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, वो राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट होते हैं। जिसमें मैथमेटिकल ज्यादा होती है, वो साइंटिस्ट और इंजीनियर होते हैं। जिसमें म्यूजिक समझने की क्षमता होती है, वो सिंगर एंड कंपोजर होते हैं। जिसमें बॉडी काइनेस्थेटिक होती है, वो अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा होते हैं, जैसे कि एथलेटिक होते हैं, डांसर होते हैं, सर्जन होते हैं। स्पाशल यानी कि आर्किटेक्चर, पेंटर, ठीक है। नेचुरलिस्टिक जो बॉटनिस्ट होते हैं, फार्मर। इंटरपर्सनल जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, यानी कि लीडर और काउंसलर, ठीक है। और इंट्रापर्सनल जो खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो कि हो सकते हैं फिलोसफर एंड द राइटर। तो ये 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये गार्डनर ने दी है। A teacher show water in a thin glasses and a short white glasses. Teacher said tall glass has more water. This demonstrate lack of. अब क्या होता है, जो शिक्षक है लंबे और पतले और चौड़े ग्लास में एक बराबर पानी दिखाता है, बच्चे कहते हैं लंबे ग्लास में अधिक पानी है, ये किसकी कमी से होता है। ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस, ये आपको पता ही ऑब्जेक्ट प्रिमिनेंस क्या होता है, जब बच्चे के सामने कोई चीज नहीं है लेकिन वो कहता है कि है। इकोसेंट्रिज्म, जब बच्चा खुद के बारे में ही देख पाता है, वो खुद की निगाहों से, खुद के नजरिए से ही देखता है। कंजर्वेशन, जब वो अपनी ही चीजों को एक बाउंड्री में देखता है। और क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। द आंसर इज सी, कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर इकोलॉजिकल थ्योरी, विच सिस्टम इंक्लूड सोशल, फैमिली एंड द पीर ग्रुप। ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर के पारिस्थितिक सिद्धांत में विद्यालय, परिवार और साथी समूह किस तंत्र में आते हैं।
माइक्रो सिस्टम में आते हैं, मीजो सिस्टम में आते हैं, माइक्रो सिस्टम या फिर एक्सो सिस्टम? द आंसर इज सी, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, ब्रोनफेन-ब्रेनर की इकोलॉजी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्कूल, फैमिली, पीर ग्रुप माइक्रो सिस्टम में आते हैं। यदि बच्चे की मानसिक आयु 12 और कालक्रमिक आयु 10 है, तो आईक्यू क्या होगा? 100, 110, 120 या 130? द आंसर इज सी, 130। इस आईक्यू को हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन आईक्यू का। जो 140 से ऊपर जिनका आईक्यू होता है वो जीनियस होते हैं, 120 टू 139 वेरी सुपीरियर, 110 टू 119 सुपीरियर, 90 टू 109 एवरेज, 70 to 89 below average, 55 to 69 mild intellectual disability या below 55 is moderate cerebral disability। एरिक्सन की कौन सी अवस्था प्याजे की मूड संक्रियात्मक अवस्था के समान समय में होती है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंप्योरिटी या फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन? द आंसर इज सी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। वाइगोस्की ने मुख्य रूप से प्याजे की किस बात पर असहमति जताई है? ठीक है, तो वाइगोस्की डिसएग्री विद प्याजे मेनली बिकॉज प्याजे इग्नोर फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि प्याजे ने फिजिकल डेवलपमेंट को इग्नोर किया है। प्याजे अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चर फैक्टर, प्याजे ने सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को कम आंका है। प्याजे स्टेज वर टू मैनी, प्याजे की बहुत सारी चरण है, या फिर प्याजे फोकस टू मच ऑन लैंग्वेज, प्याजे ने भाषा पर अत्यधिक ध्यान दिया है। So the answer is B. Piaget underestimate the role of social and the culture factor। देखिए, जरा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्याजे और वाइगोस्की ने। प्याजे बोलते हैं कि बच्चा इंडिविजुअल लर्निंग करता है, खुद से सीखता है, जबकि वाइगोस्की बोलते हैं कि बच्चा सोशल लर्निंग करता है, जितना ज्यादा वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है उतना ज्यादा सीखता है। इनके हिसाब से बच्चा लोन साइंटिस्ट है, वो खुद सर्च करता है। लेकिन वागोत्स्की बोलते हैं लर्निंग थ्रू एमकेओ, जब वो किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन के पास बैठता है तब वो ज्यादा सीखता है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन करता है। डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, जबकि वाइगोत्स्की बोलते हैं कि लर्निंग लीड डेवलपमेंट, लर्निंग होती है तब डेवलपमेंट होता है, यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उन्होंने उसकी यूनिवर्सल स्टेजेस बताई हैं, जबकि वाइगोस्की ने कहा है कल्चर शेप डेवलपमेंट, जितना बच्चा कल्चर में रहता है उतना ज्यादा उसकी डेवलपमेंट शेप होता है। प्याजे इको सेंट्रिक स्पीच के बारे में बोलते हैं, जबकि वाइगोस्की बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, बच्चा खुद से ही सीखता है, खुद से बातें करते करते सीख जाता है। पायदे ने बताया बायोलॉजिकल और मैच्योरेशन ड्राइव्स के बारे में, जबकि वाइगोस्की सोशल कल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राइव्स के बारे में बताते हैं। तो ये था डिफरेंस की बिटवीन द प्याजे एंड वाइगोस्की। इसकी और ज्यादा डिटेल आप एक वीडियोस है उसमें जाके देख सकते हो, जिसमें इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। एक बच्चा जो जानता है कुत्ते के 4 पैर हैं, पहली बार गाय को देखकर उसने कुत्ता बोला, ये किसका उदाहरण है? इसके बारे में देखिए हम बात कर चुके हैं। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन और स्कीमा फॉर्मेशन। ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर इज बी, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? पहले बच्चे ने कुत्ते को देखा, उसके बाद गाय को देखा, तो क्या हुआ, उसने एसिमिलेशन किया, यानी कि उसने गाय गाय को भी कुत्ता बोला, यानी कि नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन में सेटल करने की, पुराने स्कीमा में सेटल करने की कोशिश की। अकोमोडेशन यानी कि वो अलग अलग कर लेता है, नहीं ये गाय है और ये कुत्ता है। इक्विलिब्रेशन जब वो बैलेंस करता है, और स्कीमा फॉर्मेशन जब वो पहली बार किसी चीज को देखता है, जैसे कि पहली बार उसने डॉग को देखा और डॉग को देखते उसका स्कीमा बन गया कि भाई ये एक डॉग है। ठीक है, एक किशोरी छोटी सी फुंसी को लेकर घंटों आईने के सामने खड़ी रहती है। वह सोचती है स्कूल में सब देखेंगे, ये क्या है? पर्सनल फेबल है, इमेजिनरी ऑडियंस है, प्री ऑपरेशनल इगोसेंट्रिज्म है या फिर कंजर्वेशन फेलियर है? द आंसर इज इमेजिनरी ऑडियंस। ठीक है, उसको इमेजिनरी, वो ये सोच रही है कि सब उसे ही देखेंगे। ठीक है, इमेजिनरी ऑडियंस होता क्या है? टीन बिलीव एवरीवन इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग एंड जजिंग देम। टीन को ऐसा लगता है कि सारे लोग उनको ही वॉच कर रहे हैं, सारे लोग उनको ही देख रहे हैं। एवरीवन विल नोटिस माई पिंपल, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे कि वो कह रही है कि सब, मैं स्कूल जाऊंगी सब मेरे पिंपल को ही देखेंगे। लीड्स टू सेल्फ कॉन्शियसनेस, शाइनेस, अटेंटिंग एंड सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, पर्सनल फेबल क्या होता है? बिलीव दैट वन इज यूनिक एंड इनविंसिबल, यानी कि हर एक बंदा
यूनिक है, नथिंग बैड विल हैपन टू मी, मेरे साथ कुछ गलती नहीं हो सकता, नोबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई फील, और कोई समझ भी नहीं सकता कि मैं क्या फील करता हूँ, इसे हम पर्सनल फेबल बोलते हैं। शिष्यों में भाषा अधिग्रहण का सही क्रम क्या है? वर्ड, बबलिंग, कूइंग या सेंटेंसेस? कूइंग, बबलिंग, वर्ड्स या सेंटेंस? बबलिंग, कूइंग, वर्ड, सेंटेंसेस या क्राइंग, वर्ड, बबलिंग, सेंटेंसेस? द आंसर इज बी, कूइंग। पहले बच्चा कूइंग करता है, फिर बबलिंग करता है, फिर वर्ड्स बोलता है, फिर वो सेंटेंस बोलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। जब बच्चा 2 मंथ का होता है वो रोना शुरू करता है, ठीक है, ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसी से वो कम्युनिकेट करता है। 2 से 4 मंथ का तो वो कूइंग करता है, जैसे कि छोटे छोटे वो बॉबल्स बोलता है, ओ आ। ध्यान रखिएगा कूइंग क्या होता है, ठीक है। बबलिंग क्या होता है? 4 से 8 मंथ कॉन्स्टेंट और बॉबल छोटे छोटे वर्ड्स को बोलता है, बाबा, मम्मा, ठीक है। 8 से 12 मंथ जागरण, बबल स्ट्रिंग विद द रियल इंटोनेशन। 12 to 18 मंथ फर्स्ट वर्ड बोलता है, जैसे कि होल सेंटेंस थोड़ा वर्ड बोलने की कोशिश करता है, लाइक आई वॉन्ट मिल्क, लेकिन बच्चा बोलता है मिल्क, बोलना चाहता है वो आई वॉन्ट मिल्क या फिर गिव मी मिल्क। तो इस तरह के छोटे वर्ड्स बोलने लगता है। 18 से 24 मंथ 2 वर्ड सेंटेंस बोलने लगता है, लाइक मम्मा गो, बेल हेयर। 3 to 5 ईयर कंप्लीट सेंटेंस विद ग्रामर रूल्स बोलता है, और +5 कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी सीख जाता है, नरेटिव भी हो जाता है और रीडिंग भी करने लगता है। ठीक है। अब कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अपने सिद्धांत का आधार किस पर रखा है? तो कोहलबर्ग बेस हिज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल बिहेवियर, पशु व्यवहार का अवलोकन करके, मोरल मोरल डिलेमास एंड रीजनिंग बिहाइंड द चॉइस, नैतिक दुविधा और तर्क, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम, दंड और पुरस्कार व्यवस्था, या रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षाएं। द आंसर इज बी, मोरल डिलेमास एंड रीजनिंग बिहाइंड द चॉइस, नैतिक दुविधा एंड तर्क। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ही स्टडीड टू मैनी चिल्ड्रन, उन्होंने बहुत सारे बच्चों का अध्ययन किया है। ही अंडरएस्टिमेट चिल्ड्रन एबिलिटी एट ईच स्टेज, उन्होंने प्रत्येक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम आंका है। या फिर ही फोकस टू मैनी ऑन सोशल फैक्टर, उन्होंने सामाजिक कारकों पर अत्यधिक ध्यान दिया है। या ही स्टेजेस आर नॉट सिक्वेंशियल, उनके कोई जो चरण है वो क्रमबद्ध ही नहीं है। द आंसर इज बी, ही अंडरएस्टिमेट द चिल्ड्रंस एबिलिटी एट ईच स्टेज। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात की थी। तो यहाँ पर हो गए हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपकी कंफ्यूजन के ऊपर हम पहले नेक्स्ट वीडियो में पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपनी वीडियो शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।